मेरे प्रिय 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, मैं शिवण्णा मल्लप्पा हदिमूर, हिंदी शिक्षक, सद्गुरु माधवानंद प्रभुजी प्रौढ़शाला, श्री क्षेत्र इंचेरी मठ, तालुक चड़चन, जिला विजयपुर। आज हम 8वीं कक्षा के तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। यह पाठ संकलित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में देशभक्ति को जागृत कराना, और जब युद्ध करने के लिए सैनिक जाते हैं तो पीठ दिखाकर नहीं भागना, सीना तान कर युद्ध करना, तभी उनको विजय प्राप्त होता है करके यहाँ पर बताया गया है इस पाठ में। इस घटना को सुनकर बच्चों में वीरता का गुण पैदा होता है और उनमें कर्तव्य के प्रति जागृत होते हैं करके यहाँ पर बताया गया है। पहला पैराग्राफ देखेंगे हम। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। पहला पैराग्राफ में यहाँ बताया गया है कि 1965 ಇಸ್ವಿಯ ಸಮಯ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಶಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನೇ ಶತ್ರುಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ, ಹಮ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಾಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಚೌಂಕ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುವುದು. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे. तुरंत अंदर ಬೇಗನೆ, ಕೂಡಲೇ. आदेश अंदर आर्डर, आज्ञे. हाँ, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि 1965 की एक दिन शाम के समय में भारत देश में हर तरफ शांति का वातावरण था. शत्रु लोग, यानी युद्ध करने के लिए शत्रु लोग भारत पर आक्रमण करते हैं करके कोई संशय नहीं था. उसी समय में अचानक एकाएक शत्रु लोग भारत पर आक्रमण कर दिए. अचानक हो गई इस हमले से, इस आक्रमण से भारतीय सैनिक घबरा गए और सेना के मुखिया ने छुट्टियां बिताने घर गए सभी सैनिकों को एकदम यानी तुरंत आदेश भेज दिया गया. भारत देश पर शत्रु लोगों ने युद्ध किया है, हमला किया है, उनको तुरंत यहाँ से हटाकर भेजना है. इसलिए छुट्टी बिताने के लिए जो घर को गए हैं आप सभी लोग जल्दी वापस आना चाहिए करके आदेश भेजा गया. चित्र में देखिए एक माँ है और एक बच्चा है. माँ से आशीर्वाद ले रहा है. क्या आशीर्वाद ले रहा है करके हम आगे देंगे. छुट्टियाँ बिता रहे भारतीय सेना के एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैरों को छूकर प्रणाम किया. छुट्टियां बिताने के लिए एक मेजर घर को आ गया था. उनको यह संदेश मिली, आप जो छुट्टी बिताने के लिए गांव गए हैं आप जल्दी आना चाहिए करके संदेश मिला. तो छुट्टियां बिताने के लिए गया एक मेजर को यह संदेश मिला तो तुरंत उन्होंने अपने माँ के चरणों को नमस्कार किया. नमस्कार करके माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया. क्या लिया? माँ का ममत्व जाग उठा. जब वो बच्चा माँ के चरणों पर नमस्कार किया तो माँ के दिल में जो प्रेम की भावना थी वो जाग उठ गई और माँ के आंखों में आंसू भर गए. बच्चे के आंखों में भी आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. मगुवन तन ಎದೆಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಳು. ಮೇಜರ್ का गला भी रुंध गया. ಸೈನಿಕನ ಗಂಟಲು ಕೂಡ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण आया. एक और माँ को छोड़कर आना विचार करके उनके मेजर को भी रोना, क्या है कि मेजर भी रो गया और माँ भी रो रही थी. और रोते रोते उस मेजर को यह भी याद आ गया कि मैं मेरी माँ के लिए यहाँ पर आंसू बहाऊंगा तो
वहाँ पर मेरे देशवासी हमारे भारत के लिए वो आंसू बहाएंगे करके याद लगाकर उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं को पहुँच लिया। और युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने भी कहा। उनको याद आ गया, पहले माँ के चरणों को स्पर्श करते हुए वो दुख कर रहा था, मैं मेरी माँ को छोड़कर जा रहा हूँ करके। वो एकदम उनको भारत देश का, भारत माता का याद आ गया, तो उन्होंने जाने के लिए तैयारी कर लिया। और माँ ने भी उनको क्या किया, आशीर्वाद दिया। कैसे? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर माँ ने भी हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। और माँ ने कहा बेटे को, और माँ भी बहुत अच्छी थी और बेटा भी बहुत अच्छा था, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ ने अपने बच्चे को एक अच्छी सी बात बता दी, देखो बेटा, भारत देश में रहने वाले सभी भारतवासी वीर है, शूर है। तुम भी एक वीर हो करके बताइए। हमारा भारतीय सैनिकों का एक परंपरा, एक गुण क्या है मालूम है क्या? हमारे भारतीय सैनिक सीने पर गोली खाते हैं और पीठ पर नहीं हैं। युद्ध के लिए जब जाते हैं तो वो अपना प्राण को छोड़कर ही आते हैं वापस, और पीठ दिखाकर कायर की तरह वापस नहीं आते हैं। कायर अंद्रे हेडी, वीर अंद्रे शूर, कायर अंद्रे उलम शुद्ध वीर, वीर कायर। यह भीषण रूप से युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बन खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन करेगा? युद्ध जो चल रहा था उस स्थल का नाम था इच्छोगिल नहर। नहर नहर अंदर कालवे, इच्छोगिल, इट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द वार इज गोइंग ऑन। ये इच्छोगिल नहर का जो मोर्चा 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 जो था वो भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बन खड़ा था। चुनौती ಅಂದ್ರೆ आह्वान। इट इज चैलेंजेबल वार फॉर इंडियंस बिकॉज दिस प्लेस इज वेरी डेंजरस। ಪ್ರಶ್ನೆ ಊಟ ಇಸ್ ದ ಅಭೇದ್ಯ ದಿವಾರ್. ದಿವಾರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಗೋಡೆ. ಭೇದ್ಯ अभेद्य ಒಡೆಯಲಾಗದಂಥ अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ा लंबा दीवार है, इसको कौन तोड़ेगा? ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುರಿಯೋರು, ಯಾರು ಮುರಿದಿರೋರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ನಿಭಾನ ಅಂದ್ರೇನು? निभाइसोದು. देखिए ये तो बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, इसको चढ़कर ऊपर जाना है। यहाँ पर भारतीय सैनिक है, ऊपर जो है शत्रु सैनिक है। भारतीय सैनिक उनके साथ क्या करें, लड़ रहे हैं। कार्य आसान नहीं था। लेखक बताते हैं जो युद्ध करने का जो काम है, यह कार्य है, यह बहुत सरल नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था। उस दीवार पर चढ़कर जाना है तो वो मौत के साथ ही क्या करना है, सरस करना है। पर आधरे वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? ಆದರೆ ವೀರರು ಎಂದಾದರೂ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆಯೇ? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಏರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಏ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೆ ಹುಯೆ ವಹಿ ಮೇಜರ್ ತೆ, ಏನೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಮೇಜರ್ನೇ ಈತ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. उनको मरने का डर नहीं था. उन्होंने क्या किया, ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಾಯಿತ್ವವನ್ನು, ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. ही ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಿಲ್ ದಹಲಾನೆ ವಾಲಿ ಗೋಲಿಯೋं की शोर. वहाँ पर शत्रुओं के बीच में जो युद्ध चल रहा था, गोलियां बरसा रहे थे, वो गोलियों की आवाज़ दिल दहलाने वाली थी. हृदय नडुगुವಂತ सपड़ादागिತ್ತು. कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. युद्ध में जो शत्रु और भारत देश के लोगों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, गोलियां धनाधन छोड़ रहे थे. वो गोलियों का आवाज़ दिल दहलाने वाली थी. ಆ ಗುಂಡಿನ ಸಪ್ಪಳ ನಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ पर गए
शत्रु ने भारतीय सैनिक और शत्रु सैनिकों के बीच में युद्ध चल रहा है और बहुत ज़ोरदार युद्ध चल रहा है। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह से छाया हुआ था। जो गांव से आया हुआ मेजर था ना, उसके हृदय में, उसके शरीर के अणु अणु और कण कण में वीरता का जो गुण भरा हुआ था। अवकाश को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवकाश का समय ही नहीं था, मौके का इंतजार किया जाए इतना ही समय नहीं था, ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के ಟ್ಯಾಂಕೋं को ಧ್ವಸ್ತ करने आगे बढ़ रहे थे। ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। तभी दुश्मन की गोली एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। जो मेजर आगे चल रहा था, शत्रुओं को अपने गोली से मार रहा था, उसी समय शत्रुओं की कुछ गोलियां भी आई और हमारे गांव से आए हुए मेजर के पेट में घुस गए। और कहाँ घुस गए, सीने में घुस गए, हाथ में घुस गए। ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಹೊಡೆದಂಥ ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಬಿಟ್ಟವು। ಮಗರ್ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, ಪೀಠ पर नहीं। ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ, ಆ ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೇನು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು। ಭಾರತೀಯರು ವೀರರು, ಶೂರರು, ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ತಾಯಿ ಆತ ಕಾಲು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಆತನಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे सैनिक को। वे वापस नहीं भागे, वहीं पर सीना तान कर शत्रुओं के साथ वो लड़ते रहे। वे चोट की परवाह किए बिना गायद हंगु तोरिदु और ये ಮಾಡಿದರು, आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुस रही थी। और ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರು। ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಆ ಥರ ಅವರ ಎದೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವು। स्थिति को समझते हुए उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। सेना के मुख्यस्थ ने इस स्थिति को देखकर, शत्रु लोग उनके शरीर पर गोलियां बरसाने का देखकर सेना की मुख्यस्थ ने वो गांव से आए हुए मेजर को वापस आ जाओ करके आदेश दिया। पर ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಂ ರುಕಿಯೇ नहीं। ಮೇಜರ್ ಕದಂ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಆ ಮೇಜರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಆತ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದ್ದ। ಆದರೆ ಸೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। दुश्मन के सारे ಟ್ಯಾಂಕೋं को ಧ್ವಸ್ತ कर, ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು। ವಿಜಯಶ್ರೀ को गले लगाकर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು। ದಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಣ। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सेना गोलियों से ಚಲನಿ हो चुका था। ಎಲ್ಲ ಗುಂಡುಗಳು, ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡುಗಳು ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು, ಅವರ ಎದೆಲ್ಲ ಜಾಳಿಗೆ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು। ವೃಂದ್ ಗಲೆ से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने से कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं, करके कहा गया है। देखिए, जब वो मर रहा था, उनका अंतिम सांस ले रहा था, उस वक्त भी वो हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, क्या गोलियां मेरे सीने में घुस गए? क्या पीठ पर घुस गए? करके उन्होंने पूछा। ऐसे जानते हैं ये वीर बहादुर कौन है? यह है हमारा मेजर आशाराम त्यागी करके बताया गया है, जिन्होंने माँ के वचन का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों की राह दिखाती रही। यहीं तक हम पाठ पूरा हो गया और अगले समय में हम मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।